सम्मोहन के बारे में लिखा है कि यदि किसी मुर्गी की टांगें आपस में बांध दी जाएं और उसकी नजर के सामने रखी स्लेट पर चौक से एक रेखा खींच दी जाए तो प्यारे दर्शकों, हम बात कर रहे हैं सम्मोहन श्रृंखला पर। उम्मीद करते हैं इस श्रृंखला के पिछले वीडियो आपने देख लिए होंगे और आज हम बात कर रहे हैं अगले चैप्टर पर कि कैसे सम्मोहन का सिद्धांत काम करता है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जीवन संबंधित, आयुर्वेदा संबंधित, योगा संबंधित जानकारियां आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी और बहुत ही सुंदर सुंदर भजन भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो प्यारे दर्शकों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरी गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें। आइए अब बढ़ते हैं आगे। मुर्गियों के सम्मोहन के बारे में लिखा है कि यदि किसी मुर्गी की टांगें आपस में बांध दी जाएं और उसकी नजर के सामने रखी स्लेट पर चौक से एक रेखा खींच दी जाए तो मुर्गी कुछ क्षणों के लिए सम्मोहन की नींद में निस्पंद हो जाती है। यदि उसे इस अवस्था में छोड़ दिया जाए तो उसका शरीर संवेदना शून्य रहता है। वह अपनी टांगे पंख पल के नहीं हिला सकती तथा ऐसा लगता है कि मुर्गी को लकवा हो गया है। मुर्गी के सम्मोहन का लाभ मुर्गी पालने वाले अक्सर उठाते देखे गए हैं। जब कोई मुर्गी अंडे देती है तो सेने के लिए कुछ दिन वह अंडों के ऊपर बैठती है। यदि इस अवस्था में उसे अंडों के पास से हटाया जाए तो वो आक्रमण कर देती है और सामने वाले व्यक्ति को घायल करने का प्रयास भी करती है। मुर्गी पालने वाले जब अंडों को बेचने के लिए उठाना चाहते हैं तो मुर्गी उन्हें उठाने नहीं देती। इन परिस्थितियों में मुर्गी पालक मुर्गियों को समूहित करके अंडे निकालते हैं। सम्मोहन के कारण मुर्गी मोह निद्रा की अवस्था में चली जाती है और जब इस अवस्था से बाहर आती है तो उसे याद भी नहीं रहता कि उसने कभी अंडे दिए भी थे, अथवा वह दूसरे अंडों को ही अपना समझकर उसे सेने लगती है। इसी क्रिया का सिद्धांत मनुष्य के ऊपर भी कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति सम्मोहन की अवस्था में होता है तो उसके शरीर संचालन, आत्मनिर्णय, आत्म विश्लेषण और तर्क संबंधी सभी क्रियाएं सम्मोहनकर्ता के हाथों में चली जाती है। मोह निद्रा मस्तिष्क में उत्पन्न की गई एक कृत्रिम नींद है। इस अवस्था में मनुष्य का चेतन मस्तिष्क सो जाता है तथा उसका अवचेतन मस्तिष्क सम्मोहनकर्ता के निर्देश पर काम करने लगता है। सम्मोहन की नींद सामान्य नींद से बिल्कुल अलग ही होती है। सम्मोहन की नींद में व्यक्ति को सम्मोहनकर्ता की बातें और निर्देश साफ साफ सुनाई पड़ते हैं और उसका शरीर निर्देशों का पालन भी करता है, किंतु उसकी स्वयं की इच्छा से कुछ भी नहीं होता। वह पूर्णतः सम्मोहनकर्ता के निर्देशों पर निर्भर हो जाता है। सम्मोहित व्यक्ति को सुई चुभाने या ऑपरेशन करने का दर्द भी महसूस नहीं होता। इसी प्रकार अन्य शारीरिक इंद्रियगत अनुभव जैसे स्वाद, गर्मी, सर्दी, रंग, गंध, स्थान, स्वयं के बारे में संचित जानकारियां, नाम आदि भी सम्मोहनकर्ता के निर्देश पर भुलाए जा सकते हैं। उसका माइंड वॉश किया जा सकता है और नई स्मृतियां, स्थान, नाम, पता उसके माइंड में प्रोग्राम की जा सकती हैं। सम्मोहन का शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है, यह जानने के लिए पहले मस्तिष्क की संरचना और तंत्र की कार्यविधि का अध्ययन करना पड़ेगा। मानव मस्तिष्क की रचना बहुत ही जटिल है। शरीर की समस्त चेतनाओं का केंद्र केवल और केवल मस्तिष्क ही है। यह अपनी गतिविधियों को तंत्र के माध्यम से संचालित करता है। मनुष्य की इच्छा से और उसके बिना इच्छा के कार्यों का नियंत्रण तंत्र ही करता है। इस तंत्र के अभाव में शरीर के सभी अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। शरीर में विभिन्न संवेदनाओं की उत्पत्ति, मांसपेशियों का संचालन, सोचना, विचारना, जटिल मानसिक क्रियाएं, इच्छाओं का स्रोत और उनकी पूर्ति की अनुभूति इसी तंत्र के द्वारा होती है। मनुष्य के मेरु शीर्ष या सुषुम्ना शीर्ष से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें शरीर के समस्त हिस्सों तक फैली रहती हैं। जिस प्रकार बिजली या टेलीफोन के तार पावर हाउस से निकलकर घर घर में फैले रहते हैं, इसी प्रकार मस्तिष्क से निकलकर 31 जोड़ी प्रधान नाड़ियां शरीर में सर्वत्र फैली रहती हैं। इनका पावर हाउस या ऊर्जा स्रोत मस्तिष्क होता है। तंत्र में 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। उनके कार्य और प्रकृति को देखते हुए तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्यारे दर्शकों, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई साइंस पढ़ाई जा रही हो, लेकिन आपको बताते चलें कि ये एक साइंस ही है और जब तक आप इन चीजों को अच्छी तरह समझ नहीं लेते तब तक आप एक सफल सम्मोहनकर्ता कभी भी नहीं बन सकते। अतः इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनें और देखें। परिधीय तंत्रिका तंत्र। इस तंत्र में 2 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। एक होती है ज्ञानवाही नाड़ी और दूसरी होती है गतिवाही नाड़ी। ज्ञानवाही नाड़ियां बाहर की क्रियाओं जैसे कि संवेदना ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है और इन गृहित संवेदनाओं का विश्लेषण करके मस्तिष्क
गतिवाही नाड़ियों द्वारा स्थिति से निपटने या प्रतिक्रिया देने के बारे में उस अंग को संदेश भेजता है। उदाहरण के लिए जब किसी व्यक्ति के पैर में कांटा चुभ जाता है तो ज्ञानवाही नाड़ियां मस्तिष्क तक इस घटना का संदेश भेजती हैं। फिर मस्तिष्क गतिवाही नाड़ियों के माध्यम से पैर को उस जगह से तुरंत हटने का निर्देश देता है। लेकिन यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि जब उत्तेजनाएं गतिवाही नाड़ियों से मस्तिष्क की ओर न जाकर सीधी शारीरिक प्रतिक्रियाओं के रूप में परिणित हो जाती हैं तो क्रियाओं का संचालन सीधे मेरुदंड से होता है। ऐसी क्रियाओं को सहज क्रिया कहा जाता है, जो कि अपने आप ही होती रहती है, ऑटोमेटिक। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभक्त रहता है, एक मेरुदंड और दूसरा मस्तिष्क। मेरुदंड सुषुम्नाशीर्ष का नीचे का हिस्सा है जो रीढ़ की हड्डियों में सुरक्षित होता हुआ नीचे तक पहुंच जाता है। इसमें से 31 जोड़ी ज्ञानवाही तथा गतिवाही नाड़ियां दाई तथा बाई ओर निकलती हैं। ज्ञानवाही तथा गतिवाही नाड़ियां मेरुदंड के आगे पीछे के दोनों भागों से निकलती हैं। नीचे के भागों से स्नायु तंतु निकलते हैं जिनका कार्य गति प्रदान करना होता है। चालक स्नायु ऊपर के भाग से निकलते हैं। ज्ञानवाही स्नायु का कार्य अनुभव वेग को मेरुदंड तक लेकर जाना और गतिवाही स्नायुओं का कार्य उस अनुभव वेग को मांसपेशियों तक लेकर जाना, उनसे सहज कार्य करवाना होता है। अब जान लेते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क के 4 भाग होते हैं। पहले बड़ा मस्तिष्क, फिर मध्यम मस्तिष्क, फिर सेतु और फिर छोटा मस्तिष्क, यानी कि मेरुदंड शीर्ष जिसको कहते हैं। बड़ा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो 2 गोलार्धों दाएं और बाएं से मिलकर बना होता है। बड़ा मस्तिष्क सीताओं द्वारा अनेक भागों से विभक्त रहता है। बड़ा मस्तिष्क शरीर की समस्त क्रियाओं को स्वचालित करता है। यदि किसी आघात या दुर्घटना के कारण मस्तिष्क व मेरुदंड का संबंध टूट जाता है तो शरीर की समस्त क्रियाएं तुरंत बंद पड़ जाती हैं। इस बड़े मस्तिष्क का प्रधान कार्य ज्ञानवाही तंतुओं से ज्ञान प्राप्त करना तथा गतिवाही तंतुओं से ज्ञान को कार्य रूप देना है। बड़े मस्तिष्क में अंग विशेष के ज्ञान और संचालन के लिए अलग अलग क्षेत्र बने हुए होते हैं। मस्तिष्क के इन विशिष्ट क्षेत्रों के द्वारा उस अंग विशेष की समस्त चेष्टाएं गतिविधियां संचालित होती हैं। बड़ा मस्तिष्क विभिन्न संवेगों को जन्म भी देता है तथा समस्त क्रियाएं व चेष्टाएं नियंत्रित भी करता है। मिड ब्रेन जिसको कहते हैं, मध्य मस्तिष्क, यह शारीरिक गतिविधियों को समता प्रदान करता है तथा मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करता है। यदि यह कार्य करना बंद कर दे तो शारीरिक गति असंतुलित हो जाती है। फिर आता है पॉन्स का नंबर जिसको कि सेतु कहते हैं, जो कि दोनों मस्तिष्क के बीच में एक पुल का काम करता है। लघु मस्तिष्क के दोनों भागों के बीच एक श्वेत स्नायु सूत्रों की पट्टी के रूप में यह विद्यमान रहता है। यह सुषुम्नाशीर्ष का संबंध बड़े मस्तिष्क से जोड़ता है। बड़े मस्तिष्क को जाने वाले सभी स्नायु यहीं से होकर जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य भिन्न भिन्न भागों से संबंध स्थापित करना होता है। मेरुशीर्ष या सुषुम्नाशीर्ष स्नायु सूत्रों द्वारा बना हुआ वह गट्ठा है जो बड़े मस्तिष्क के नीचे स्थित रहता है। इसके पीछे छोटा मस्तिष्क होता है। सभी स्नायु सूत्र जो सुषुम्ना से होकर वृहद या लघु मस्तिष्क को जाते हैं, मेरुदंड शीर्ष से होकर ही जाते हैं। इसके मध्य भाग में रक्त परिभ्रमण, श्वसन एवं निगलने आदि क्रियाओं के केंद्र विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार यह मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें आघात पहुंचने से मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाती है। यह एक मर्म स्थान है। यदि इस पर हल्का आघात भी लग जाए तो मनुष्य तुरंत चेतना शून्य होकर गिर जाता है। आगे की जानकारी हम अपने अगले वीडियो में देंगे। अगर और जानकारी इसमें बढ़ाई गई तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और समझ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि यह विषय थोड़ा सा जटिल है और इसको समझना, यदि आपने सम्मोहनकर्ता बनना है तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो तब तक आप इस पोस्ट का अध्ययन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला की अगली पोस्ट लेकर। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल। ओम नमः शिवाय।